अक्टूबर 2022 की बात है। भारत के एक सांसद को पाकिस्तान के आसमा जहांगीर फाउंडेशन द्वारा बतौर वक्ता एक सेमिनार अटेंड करने का निमंत्रण आता है। विषय था रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक राइट्स। मगर तमाम मशक्कत के बावजूद विदेश मंत्रालय उन्हें पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं देता है। दूसरा मामला पिछले महीने का है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को न्यूयॉर्क में इंडिया और चाइना के ऊपर एक इवेंट अटेंड करना था, जहां बतौर वक्ता उन्हें इस विषय पर बोलना भी था, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जाती है। विश्वविद्यालय ने मांग की कि वो अपने स्पीच में वहां क्या कुछ बोलेंगे उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में पहले जमा करें। प्रोफेसर ने इस कदम को अकादमिक स्पिरिट के खिलाफ बताया। ऊपर के दोनों ही व्यक्ति अपने अपने कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाए। सांसद थे राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद मनोज झा और प्रोफेसर थे डॉक्टर अपूर्वानंद झा। एक ऐसे समय में जब लोगों की कही गई बातें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रही है, सरकार की नज़र में विपक्ष का एक सांसद बड़ा चहेता है। वो स्वतंत्र रूप से विदेशों में जाते रहे हैं और तमाम विषयों पर बोलते भी रहे हैं, लेकिन ना तो वाम, न दक्षिण, न कांग्रेसी, न समाजवादी किसी ने उनकी आलोचना नहीं की। विदेश में दिए गए अपने किसी भी भाषण के लिए वो कभी ट्रोल नहीं हुए, बल्कि चौतरफा तारीफ ही हुई। कह सकते हैं कि भारत के तमाम नेताओं में जिनका पीआर सबसे बेस्ट है। सांसद का नाम है डॉक्टर शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबर गांव। और आज कहानी डॉक्टर शशि थरूर की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा की गई कार्रवाई ग्लोबली चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत इसको लेकर कई अलग अलग देशों में अपना सर्वदलीय डेलीगेशन भेज रहा है। भारत 33 देशों में अपने 59 सांसदों का 60 डेलीगेशन भेजेगा, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पाकिस्तान के रोल और आतंकवाद के प्रति अपनी कार्रवाई और स्टैंड को बताएगा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण डेलीगेशन का हिस्सा होंगे डॉक्टर शशि थरूर। उन्हें भारत सरकार ने वो जिम्मेदारी दी है जो सत्ताधारी दल के किसी सांसद को भी नहीं मिली है। डॉक्टर थरूर अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया में 10 सांसदों के डेलीगेशन को लीड करेंगे। अमेरिका के सामने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि उन्होंने दोनों देशों को ट्रेड की धमकी देकर सीज फायर कराया। एक जमाने में ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म शुरू करने वाले देश ने एक बार भी आतंकियों को संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना नहीं की। ऐसे क्रिटिकल मामलों में डेलीगेशन को लीड करने की जिम्मेदारी एक विपक्षी सांसद को देना ये बताता है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी के प्रति शशि थरूर की समझ और ग्लोबली भारत के नेशनल इंटरेस्ट और उसके पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करने के उनके अनुभव ने उन्हें इस काबिल बनाया कि सरकार ने उन्हें सारी पार्टियों के सांसदों में सबसे योग्य समझा। इससे पहले डॉक्टर थरूर ने बतौर विदेश मामलों के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन फ्रांस के डेलीगेशन के साथ भी एक बैठक की। फ्रांस के डेलीगेशन को सीनेट की उपाध्यक्ष कैथरीन डुमास लीड कर रही थी। डॉक्टर थरूर ने बताया कि इस बैठक में फ्रांस ने भारत का समर्थन किया है और वो आतंकवाद के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में एकजुट हैं। डॉक्टर थरूर ने यूरोपियन देशों के डेलीगेशन को लीड कर रहे सांसद डॉक्टर रविशंकर प्रसाद को भी उनसे इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि हम देश को झुकने नहीं देंगे। We took the opportunity to mention that Ravi Shankar Prasad ji is really leading a delegation to France in 2 days' time to discuss all the issues of recent events. And in that context, he mentioned that Rafale is a symbol of the strength of our relationship. That is all that's the only mention of Rafale. I don't know where this issue comes from. There is no issue. However, obviously, when the delegation goes to France, there may well be more detailed discussions. In this committee, there were no such. But French delegation expressed solidarity with India. The French delegation not just expressed solidarity, they used the word soutien, which in English means support. They expressed support for India at this difficult time. डॉक्टर थरूर का एक्सटर्नल अफेयर्स के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। कांग्रेस अपने कोटे से 4 स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बना सकती थी, लेकिन ये वही होते जो सरकार उनको ऑफर करती। विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन एक बहुत ही क्रिटिकल पोस्ट है। आमतौर पर सरकार इसे अपने पास ही रखना चाहती है। कांग्रेस ने जब इसकी डिमांड की तो बहुत निगोशिएशन के बाद डॉक्टर थरूर के नाम पर यह फाइनल हो पाया। डॉक्टर थरूर ने फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से सिर्फ 22 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी कर लिया था। इसके बाद 1978 से लेकर 2006 तक उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर थरूर यूनाइटेड नेशंस में कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन के अंडर सेक्रेटरी जनरल थे। यूएन में उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के सीनियर एडवाइज़र के रूप में भी काम किया। 2006 में उन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल का चुनाव लड़ा था और बान की मून के बाद दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद डॉक्टर थरूर ने इस्तीफ़ा दे दिया और राजनीति में आ गए।
कांग्रेस से जुड़ने के बाद वो 2009 में तिरुवनंतपुरम से सांसद चुने गए और विदेश मामलों में अपने बेहतरीन अनुभव के कारण मंत्री भी बनाए गए। 2009 में जब एस एम कृष्णा विदेश मंत्री थे, तब शशि थरूर भारत के विदेश राज्य मंत्री थे। डॉक्टर थरूर ने ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत के इंटरेस्ट को हमेशा टॉप पर रखा, चाहे वो विपक्ष के नेता के तौर पर हो या सत्ता पक्ष। जिस तरह से क्रिटिकल सिचुएशंस में विपक्ष के बाकी नेताओं का स्टैंड होता है, शशि थरूर ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि देश एकजुट है। एक तरफ जहां शशि थरूर ये कह रहे हैं कि वो देश को झुकने नहीं देंगे, वहीं दूसरी तरफ भाजपा को नसीहत देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा के एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया गया। लिखा गया कि दुश्मनों के लिए हमारा संदेश लाउड एंड क्लियर है, हमसे ना उलझें। यूपीए शासन की निष्क्रियता के विपरीत नए भारत के पास शांति वार्ता के लिए धैर्य नहीं है। डॉक्टर थरूर ने इसका जवाब देते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि ऐसे समय में जब देश एकजुट है, हमें राजनीतिक रूप से विभाजित करने की यह कोशिश निंदनीय है। हमारी सरकार ने पिछली गलतियों से सीखा है। 2016 में पठानकोट विस्फोटों की जांच में पाकिस्तान को शामिल करने के बाद इसके बाद ही उसने सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाया, जो सावधानी पूर्वक और परिपक्वता से संचालित थी। यह ट्वीट न तो उचित है और न ही परिपक्व, कृपया इसे हटाएं। शायद अगर ये ट्वीट कांग्रेस का कोई और नेता करता तो उसे अलग प्रतिक्रिया झेलनी पड़ती, लेकिन डॉक्टर शशि थरूर के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाना इतना आसान नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 9 मई को इस ट्वीट करने के बाद भी भारत सरकार ने डेलीगेशंस के लिए डॉक्टर थरूर के नेतृत्व को चुना। भाजपा भी अच्छे से समझती है कि उनको ज़रूर इन्होंने नसीहत दी, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका आएगा तो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को वो सबसे ज़्यादा सलीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनियन में दिया गया डॉक्टर थरूर का भाषण काफ़ी चर्चित रहा था। ब्रिटेन में अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने जिस ह्यूमर के साथ उनके इतिहास को बताया था, वो काबिले तारीफ थी। डॉक्टर थरूर ने कहा कि अंग्रेज़ जब भारत आए थे तो वर्ल्ड की इकॉनमी में भारत का कंट्रीब्यूशन 23% था, लेकिन जब वो भारत छोड़कर गए तब तक हम 4% पर आ चुके थे, क्योंकि भारत पर शासन करने की उनकी एकमात्र वजह थी ब्रिटेन को फायदा पहुंचाना। Well, I stand to offer you the Indian example, Sir Richard. India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. Why? Simply because India had been governed for the benefit of Britain. In Britain's rise for 200 years was financed by its depredations in India. इसी भाषण में उन्होंने ब्रिटेन का अमानवीय चरित्र भी सामने लाया था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज में 2 से 3 करोड़ भारतीय लोग भूख से मर गए थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल है। अकेले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 40 लाख लोग भूख से मर गए थे, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने अनाज का पूरा स्टॉक सिविलियंस के लिए रोककर ब्रिटिश अधिकारी और सैनिकों की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। जब अधिकारियों ने चर्चिल को लेटर लिखकर इसकी जानकारी दी तो चर्चिल ने कहा कि गांधी अब तक क्यों नहीं मरे हैं। व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि ब्रिटिश राज में कभी सूरज नहीं ढलता था। शायद इसलिए भी नहीं ढला क्योंकि भगवान भी अंधकार में अंग्रेजों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। And no wonder that the sun never set on the British Empire, because even God couldn't trust the English in the dark. डॉक्टर थरूर का यह कोई अकेला भाषण नहीं है, यह सालों साल का एक प्रूवन रिकॉर्ड है, जो बतौर विपक्ष का नेता भी उनको सरकार का सबसे भरोसेमंद बनाता है। सभी खेमों में बराबर पसंद किए जाने वाले डॉक्टर थरूर के लिए सबसे मुश्किल भरा दिन था उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत। अपने बंगले के रेनोवेशन के दौरान थरूर और उनकी पत्नी चाणक्यपुरी के लीला पैलेस होटल में ठहरे हुए थे। 17 जनवरी 2014 को जब शाम तक वो नहीं जागी तो थरूर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। सुनंदा वहाँ मृत अवस्था में पड़ी थी। प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का समझा गया, फिर बॉडी पर कुछ इंजरीज और ड्रग्स के ओवरडोज का मामला सामने आया। इसके बाद मीडिया में लगातार थरूर के खिलाफ मीडिया ट्रायल चलता रहा। मीडिया में यह बात चली कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार के साथ उनका अफेयर भी था। डॉक्टर थरूर ने बार बार यह कहा कि वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के साथ हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। उन्होंने प्रतिक्रिया में कहीं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं की। मई 2018 में थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और घरेलू उत्पीड़न के लिए आईपीसी की धारा 306 और 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 18 अगस्त 2021 को दिल्ली के कोर्ट ने सबूतों के अभाव में डॉक्टर थरूर को इस केस से बरी कर दिया। डॉक्टर थरूर ने 7 साल के इस मीडिया और कोर्ट ट्रायल को एक टॉर्चर बताया था, लेकिन कभी भी थरूर इस मामले में रिएक्शनरी नहीं रहे, ना ही उन्होंने कभी किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की। पार्टी स्टैंड से अलग हटकर बयान देना कभी कभी उन्हें भारी भी पड़ता है। 2014 में डॉक्टर थरूर ने नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की तारीफ की थी। इस मुहिम को उन्होंने नॉन पॉलिटिकल बताते हुए नरेंद्र मोदी की तारीफ की और निमंत्रण के लिए धन्यवाद भी दिया।
हफिंगटन पोस्ट में थरूर ने एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए हेट फिगर इनटू एन अवतार ऑफ मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेस बताया था। बयान के बाद कांग्रेस ने खुद को उससे अलग कर लिया था। इस आर्टिकल के बाद केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीएम सुधीरन और उपाध्यक्ष एमएन हसन ने एआईसीसी को एक रिपोर्ट भेजी और बताया कि थरूर के इस स्टेटमेंट से तिरुवनंतपुरम के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है, जिन्होंने थरूर की जीत में अपना योगदान दिया था। प्रदेश कमेटी ने थरूर को प्रवक्ता के रोल से हटाने की मांग की। हालांकि थरूर ने प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि उन्हें शिकायत पर अपना स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मोदी के कुछ कामों का समर्थन करने का मतलब भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे का समर्थन करना नहीं था और वो एक प्राउड कांग्रेसी और प्राउड इंडियन है, न कि भाजपा समर्थक। तो डॉक्टर थरूर को हम एक ऐसे नेता के रूप में देख सकते हैं जो किसी विचार के प्रति लॉयल तो ज़रूर हैं, मगर स्वच्छंद होकर अपनी बातें रखते हैं। पार्टी लाइन से इतर भी वो ऐसी कई बातें बोल जाते हैं जो कई बार उनके पार्टी के लोगों को भी पसंद नहीं होती है। तो कई बार वो भाजपा के खिलाफ भी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे काफ़ी हद तक भाजपाई भी सहमत रहते हैं। शशि थरूर बीते कुछ सालों से अपने पॉलिटिकल स्टांस की वजह से कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच रेलेवेंट लगते हैं, इसलिए कई बार ये कयास भी लगाए जाते हैं कि शायद भाजपा से उनकी करीबियाँ बढ़ रही हैं। शशि थरूर का हिंदुइज्म पर भी स्टैंड बिल्कुल वैसा ही है। वो खुद को एक प्रैक्टिसिंग हिंदू बताते हैं और इसे एक डाइवर्स, इंक्लूसिव और लिबरल फेथ बताते हुए हिंदुइज्म की एडवोकेसी भी करते हैं। लेकिन वो इस धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ हैं और इसको लेकर वो अक्सर भाजपा की आलोचना भी करते हैं। उन्होंने हिंदुइज्म पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है वाई आई एम अ हिंदू। इस किताब में उन्होंने हिंदू धर्म की दार्शनिक गहराई, विभिन्न रास्तों से ईश्वर तक पहुंचने की स्वीकृति और एकल सिद्धांत की अनुपस्थिति की प्रशंसा करते हैं। वे तर्क देते हैं कि हिंदू धर्म की ताकत इसकी बहुलतावादी प्रकृति में है, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को दर्शाता है। भाजपा नेताओं, खासकर सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें कई बार एंटी हिंदू कहा है, जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर थरूर हिंदुइज्म और भाजपा के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को अलग अलग डिफाइन करते हैं। उनका कहना है कि भाजपा के हिंदुत्व पॉलिटिक्स और हिंदुइज्म दोनों एक नहीं है। थरूर ने अपनी हिंदू पहचान को सार्वजनिक रूप से अपनाया है, जैसा कि 2024 में सुनंदा पुष्कर की पुण्यतिथि पर उनके एक्स पोस्ट में देखा गया, जहां उन्होंने ओम शांति का उपयोग कर उनकी स्मृति को सम्मान दिया। डॉक्टर थरूर की पहचान एक अर्ली ट्विटर यूज़र की है जो अपने ट्वीट्स की वजह से बहुत चर्चित रहते हैं। लगभग हर ट्रेंडिंग चीज़ पर वो कुछ न कुछ कहते हैं। क्रिकेट पर तो ज़रूर ही कहते हैं, खासकर संजू सैमसन के लिए। 8 मई 2017 को डॉक्टर थरूर का एक ट्वीट पूरे इंटरनेट यूज़र्स के लिए सेंसेशन हो गया। सुनंदा पुष्कर की मौत पर मीडिया जिस तरह से कवरेज कर रही थी, उस पर डॉक्टर थरूर ने यह ट्वीट किया। स्क्रीन पर आप इसे पढ़ते जाइए, इसे प्रोनाउंस कर पाना बड़ा मुश्किल का काम है, फिर भी कोशिश करता हूँ। Exasperations, farrago of distortions, mispresentations and outright lies being broadcast by an unprincipled showman masquerading as a journalist। पूरा तो हमें भी समझ नहीं आया, लेकिन सार ये समझिए कि वो पत्रकारों को कह रहे हैं कि गलत तथ्यों को एक सिद्धांतहीन शोमैन जर्नलिस्ट के भेष में परोस रहा है। थरूर के इस ट्वीट के बाद इस पर मीम बनने शुरू हो गए। अगले कई दिनों तक इस एलीट लैंग्वेज पर डिबेट छिड़ी रही। एक तरफ लोग इनकी इस भाषाई क्षमता की तारीफ कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की आलोचना भी हुई कि वो एक बड़ी जनसंख्या यानी कि मास से डिस्कनेक्टेड हैं और उनकी बातें लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। डॉक्टर थरूर की सिर्फ तारीफ हुई है ऐसा नहीं है, विवादों में भी वो बराबर रहे हैं। पहली बार वो विवादों में 2009 लोकसभा चुनाव के बाद आए थे। चुनाव के बाद कांग्रेस लीडरशिप ने यह तय किया था कि उनके मंत्री और सांसद अब इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करेंगे और 5 स्टार होटल्स में ठहरना अवॉइड करेंगे। डॉक्टर थरूर अपनी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के लिए पहले से ही चर्चित थे। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि वो केरल के लिए इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करेंगे, तो उन्होंने इसको कैटल क्लास की संज्ञा दी। इस पर विवाद छिड़ गया। विवादों के बाद उन्होंने कहा कि ये किसी वर्ग को अपमानित करने के उद्देश्य से नहीं कहा गया था, बल्कि वो एयरलाइंस कंपनियों की आलोचना थी। तब कांग्रेस के नेताओं ने भी उनके इस बयान की आलोचना की थी। डॉक्टर थरूर अपने ट्वीट्स की वजह से भी विवादों में रहे हैं। उन्हें लोगों की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी है। 5 जनवरी 2023 को डॉक्टर थरूर ने पाकिस्तान के पूर्व जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए शोक संदेश ट्वीट किया। इसमें उन्हें दुश्मन से शांति के सच्चे प्रतीक बताया। भाजपा ने इसकी तीखी आलोचना की। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे कांग्रेस की मानसिकता का प्रतिबिंब बताया। थरूर ने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें मृतकों के बारे में सम्मानपूर्वक बोलने की शिक्षा दी गई है, मगर इस ट्वीट को भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़े एक व्यक्ति की प्रशंसा के रूप में ले लिया गया। 29 नवंबर 2021 को थरूर ने
6 महिला सांसदों के साथ एक सेल्फी पोस्ट की। इसका कैप्शन था, कौन कहता है कि लोकसभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है। इस ट्वीट की लैंगिकता के आधार पर आलोचना हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उन पर महिला सांसदों को ऑब्जेक्टिफाई करने का आरोप लगाया। डॉक्टर थरूर ने इस पर माफ़ी मांगी, स्पष्ट करते हुए कहा कि सेल्फी महिला सांसदों की पहल पर हल्के फुल्के मूड में और उनके अनुरोध पर ली गई थी। हालांकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उनका बचाव भी किया था। 17 अगस्त 2021 को थरूर ने एक तालिबान लड़ाके का वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि यहाँ कम से कम 2 मलयाली तालिबान हैं, एक जो 8 सेकंड के आसपास संसारी कट्टे कहता है और दूसरा जो उसे समझता है। इससे मलयालियों में आक्रोश फैल गया, जिन्होंने उन पर भाजपा आरएसएस के प्रचार को बढ़ावा देने और एक समुदाय विशेष को आतंकवादी समर्थक के रूप में चित्रित करने का आरोप लगाया। डॉक्टर थरूर ने अपने ट्वीट में यह भी कहा था कि वो श्योर नहीं है इस बात को लेकर, लेकिन फिर भी वो बुरे फंस गए। डॉक्टर थरूर ने अक्टूबर 2022 में कांग्रेस प्रेसिडेंट का भी चुनाव लड़ा था। हालांकि वो मल्लिकार्जुन खड़गे से बुरी तरह हार गए, लेकिन फिर भी डॉक्टर थरूर ने 1072 वोट लाकर सबको सरप्राइज कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर 22 साल बाद कांग्रेस के भीतर चुनाव हो रहे थे, लेकिन बस नाम का, क्योंकि चुनाव से पहले अंदर खाने में पहले ही डिसाइड हो चुका था कि गांधी परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे को बैक करेगी। लेकिन डॉक्टर थरूर ने फिर भी यह चुनाव लड़ा, पार्टी रिफॉर्म्स के मुद्दे पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पार्टी के अंदर स्टेटस को चैलेंज करने के उद्देश्य से। थरूर ने इस मौके को केरल के स्टेट लीडरशिप में सबसे बड़ा चेहरा बनने के मौके की तरह देखा। उन्होंने कहा भी था कि एक सर्वे में पाया गया है कि वो बाकी कांग्रेसी नेताओं की तुलना में सबसे ज़्यादा स्वीकार्य चेहरा हैं। यह मानते हुए भी कि इस चुनाव में उनकी हार होगी, लेकिन वो एक बड़े रोल के लिए खुद को तैयार करना चाहते थे। ऐसी चर्चा भी थी कि वो 2026 के विधानसभा चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते थे, ताकि गांधी परिवार के इन्फ्लुएंस को चैलेंज किया जा सके। डॉक्टर थरूर तिरुवनंतपुरम से लगातार 4 बार के सांसद हैं। वहीं भाजपा केरल में एक बड़े चेहरे की तलाश में है। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर थरूर केरल के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। कांग्रेसी सांसद होते हुए भी भाजपा उन्हें लगातार बैक कर रही है। लोग मानते हैं कि विदेश मामलों के अपने शानदार अनुभव की वजह से वो एक सफल विदेश मंत्री भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि डॉक्टर थरूर के पास अभी बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का बस अनुमान मात्र है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन लोग मानते हैं कि वो पीआर के बादशाह हैं, क्योंकि जिस खबर से भी उनका थोड़ा भी लिंक होता है उसमें वो खुद ही एक खबर बन जाते हैं। तो ये थी डॉक्टर थरूर की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी सर्वेश। नमस्कार।